नमस्कार, मैं सुचित्रा गुप्ता इंडिया वॉइस पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में गुरु जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने सिटी पैलेस में विराजमान गुरु जी की ऐतिहासिक तलवार की भी पूजा अर्चना की। इसके साथ उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथा हम सबको सदैव प्रेरित करती रहेगी। और इसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा एक बार फिर से अपने बयानों के चलते चर्चा में हैं। नवलगढ़ में गोड़डा में श्री सीमेंट प्लांट पर किसान सभा में बयान दिया उन्होंने। एक विवादित बयान सभा में अधिकारियों को लेकर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कह दिया कि जो लोग बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं वही लोग थानेदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और एसपी बनते हैं। जो सांप के बिल में हाथ देते हैं वो 10वीं में ही फेल हो जाते हैं। उन्होंने पहले तो भीड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि ये सब सांप के मुंह में हाथ देने वाले लोग हैं। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इशारा करते हुए बोले कि इस तरफ कॉकरोच से डरने वाले लोग हैं। जी आपको बता दें कि इस बयान के बाद से हलचल काफी तेज हो गई है। इतने पे ही नहीं रुके गुणा। उन्होंने आगे कहा कि अब देख लीजिए यह लड़ाई होगी तब ही क्या होगा। गुणा के इस बयान से प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के बीच बहस छिड़ गई है। पूर्व मंत्री का यह बयान अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गोड़डा में सीमेंट कंपनी के सामने किसानों का प्रदर्शन चल रहा था। उस दौरान एसडीएम ने कंपनी के 300 मीटर दायरे में सभा की अनुमति दी थी, नहीं दी थी। इसके चलते पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा ने किसान सभा की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं वही कलेक्टर और एसपी बनते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर 12 से है, जहां भारतीय किसान संघ ने किसानों की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसानों की समस्याओं की चर्चा को लेकर जिला अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि ने किसान की मांगों के बारे में जानकारी दी। इस मांगों में परवन की धीमी चाल के कारण किसानों में परेशानी दिख रही है और इसी कारण आगामी बजट में परवन को बजट देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ईआरसीपी से असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने की मांग की गई है और साथ ही समय पर बिजली उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि खराब फसल का समय पर मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई है। साथ ही कृषि मंडी का विस्तार करने की भी मांग इसमें शामिल की गई है और इसके साथ ही अन्य देशों से आने वाले चाइना लहसुन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी इस लिस्ट में शामिल की गई है। और इसी के साथ जिला अध्यक्ष ने कहा कि 8 जनवरी को शक्ति दर्शन कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें जिला के कोने से सैकड़ों की संख्या में किसान आएंगे और धान मंडी में सभा करेंगे। इसके बाद ही कलेक्टर वहां पहुंचे और उसके बाद ये तमाम बातें वहां रखी गई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन इसे रोकने के लिए आपको बता दें कि वहां पर भारतीय किसान संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखा, जिसमें तमाम तरीके की मांग यानी कि खराब फसलों पर उचित मुआवजा और समय पे मुआवजा दिया जाना, समय पर बिजली आना जैसी मांगों को किसानों ने प्रशासन के सामने रखा और साथ ही साथ आगामी बजट में भी अपनी मांगों को शामिल करने की मांग किसानों ने की है। लेकिन सरकार अभी तक किसानों के हित में फैसला नहीं कर पाई है, क्योंकि भारतीय किसान संघ की मांग है कि जो कृषि आदान है और कृषि उत्पाद में जो भी कृषि यंत्र काम आते हैं उस पर जीएसटी खत्म हो। के अभाव में, पैसे के अभाव में सांसें गिरी, क्योंकि कहीं काम उसका चल रहा है। हमारी परवण वृद्धि सिंचाई परियोजना और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना सरकार घोषित करे, ये हमारी मुख्य मांग है। और जो हमारी सरकार की ये समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार निश्चित करे, क्योंकि आज किसान को उसकी उपज का लाभ का, हमारी सोयाबीन देख लीजिए,
औने पौने दामों पर किसान को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं अगली खबर जयपुर से है, जहां चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने चिकित्सा विभाग में तबादलों को लेकर एक नई दिशा पेश की है। उन्होंने कहा कि अब म्यूचुअल आवेदनों को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में यानी कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना और कर्मचारियों की संतुष्टि सुनिश्चित करना है। और चिकित्सा मंत्री ने यह भी बताया है कि विभाग स्तर पर पूरी प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही है ताकि तबादला पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा सके। और साथ ही ये भी कहा कि जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं यानी कि एक ही जगह पर उनकी पोस्टिंग है, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसके अलावा जो कर्मचारी बाड़मेर, जैसलमेर जैसे दूर दराज जिलों में सालों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें घर वापसी यानी कि घर के आसपास की पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री ने ये एक नई पहल की है, जहां पर म्यूचुअल यानी कि अगर कोई अपने घर के आसपास पोस्टिंग चाहता है या फिर अपने सुविधा अनुसार पोस्टिंग चाहता है तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके बारे में चिकित्सा मंत्री ने जानकारी दी और यह भी कहा है कि जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल खाली इंडिया में नहीं पूरे विश्व में जो जिस तरीके से नर्सिंग में और अब मनुष्य की पीड़ा के अंदर जो उनका योगदान दिया है वो एक इंटरनेशनल फिगर है। और आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर जो स्टैचू का जो अनावरण होगा, मेरे ख्याल में मेडिकल के अंदर इनसे बड़ा कंप्यूटर है। तो जनता की पीड़ा और अलर्ट पर हो रहा है डिपार्टमेंट, उसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं और वहां पर एक्चुअली में क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इसकी जानकारी अभी दे रहे हैं, मालूम करते हैं। जयपुर में नेशनल सीडीएस कॉरपोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया। जयपुर पुलिस कमिश्नर की वेस्ट जिला पुलिस और एसओजी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वेस्ट जिला पुलिस ने 8 और एसओजी ने 6 आरोपियों को पकड़ा। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरोह के कार्यप्रणाली का खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली जब पेपर लीक के मामले में 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह ऑनलाइन परीक्षाओं को हैक करके पेपर लीक करता था, जिससे परीक्षाओं की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रभावित होती थी, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद बच्चे परीक्षा में बैठते थे, जो पास होने लायक नहीं होते थे वो भी परीक्षा में पास हो रहे थे। मामले की जांच लगातार जारी है और 14 आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है, यानी कि सीधा समझ लीजिए कि 14 लोग नहीं बल्कि इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में और भी कई लोग शामिल हैं, सब पुलिस का अंदेशा है और इसी के बिना पर 14 लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो हम तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक नया विजन सामने आया। आपको बता दें कि इकोनॉमिक विजन के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का खजाना भरने की तैयारी में है। जी हां, राजस्थान में पैसों की बरसात होने वाली है। विकास और समृद्धि के लिए पैसों की कमी अब राजस्थान में नहीं होने वाली। अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बैंक समूह से एमओयू करेगी। आज 2 बैंकों और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी और संसाधनों की उपलब्धता पर
फंडिंग के लिए ये MOU साइन किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास पर बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के 2 MOU साइन किए गए हैं। इन MOU के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 साल यानी कि 31 मार्च 2030 तक हर साल 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा, यानी कि कर्ज उधार प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो ये भजन लाल शर्मा का एक नया विजन, जहां पर राजस्थान सरकार को और राजस्थान के लोगों को काफी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार का जो खजाना है अब भरने वाला है। इकोनॉमिक विजन के तहत ये 2 MOU साइन किए गए हैं। तो इस MOU से जुड़े तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जयपुर से ज्योति गुप्ता जुड़ गई हैं। ज्योति, क्या कुछ है पूरा ये MOU जो साइन किया गया है, इसमें क्या कुछ तमाम जानकारियां भी और दी गई हैं? जो CMR में आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में करीब 20 करोड़ 10 करोड़ के MOU किए हैं, जो 2030 तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इन दोनों बैंकों से MOU किए हैं। ये संचार, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल करीब 20,000 करोड़ और वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो राज्य सरकार को प्रोवाइड करवाएंगे। जी ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगी और दर्शकों के साथ बताइए कि ये जो ऋण लिया गया यानी कि 20,000 करोड़ और 10,000 करोड़ का बैंकों से, इसे किस तरीके से सरकार यूज में लाने वाली है, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा? जी बिल्कुल सुचिता, जिस प्रकार आज रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि ऐसी जगह है जहाँ पे सरकार को पैसों की जरूरत होगी, तो सरकार इन बैंकों से इनके विकास के लिए ये जो ऋण है वो उपलब्ध करवाएगी और जो राज्य का खजाना है वो पूरी तरह से भरने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और जिस प्रकार राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसमें जो 32 लाख करोड़ के MOU किए गए, उसमें भी इस तरह के ऋण जो उपलब्ध होंगे वो बहुत हद तक सहायता करेंगे। और ये जो मीटिंग हुई थी CMR में, वहीं पे आज जो उप मुख्यमंत्री है, जो राजस्थान सरकार का वित्त मंत्रालय भी जिनके पास है, वो भी इस मीटिंग में उपस्थित रही। वहीं जो सुधांशु पंत है और काफी ब्यूरोक्रेट्स भी इस मीटिंग में रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो CEO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO है शिखर अग्रवाल है, मुख्यमंत्री के जो PA है, वो सब इस बैठक में शामिल रहे। जी, तो ज्योति ये भी बताइए कि जिस तरीके से सरकार ये नई पहल कर रही है राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, विकास के लिए, तो इसे लेकर राज्य सरकार यानी कि भजन लाल शर्मा का आगे का क्या कुछ प्लान है? क्या ऐसे MOU और भी साइन हो सकते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार राजस्थान सरकार अपने 1 साल पूरे होने पर लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है और इसी स्टेप में सरकार ने पहला कदम उठा भी लिया है, जो दोनों बैंकों के साथ में MOU किए हैं, तो ऐसे उम्मीद की जा रही है। खुद भजन लाल शर्मा बोल रहे हैं कि आगे और भी इस तरह के MOU आगे किए जा सकते हैं। जी ज्योति, जिस तरीके से आपने कहा कि इसे रोजगार के तहत यूज किया जाएगा, तो किन तरीकों के रोजगार की बात सरकार की तरफ से की जा रही है इन MOU के साइन होने के बाद? जी बिल्कुल, चिकित्सा हो गया, सड़क हो गया, परिवहन हो गया और जो छोटे लघु उद्योग है जिनको राइजिंग राजस्थान में भी काफी इम्पोर्टेंसी जो है वो भजन लाल सरकार द्वारा दी गई थी, तो आगे इन चीजों को लेकर सरकार और स्टेप उठा सकती है और रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी, तो ये MOU साइन होने के बाद से प्रदेश सरकार यानी कि आपको बता दें कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक इतना बड़ा खजाना जो है वो सरकार के अब कोष में जुड़ने वाला है, इसे लेकर विपक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी या कुछ ऐसी बात सामने आई जिसकी वजह से उनमें खुशी है या दुखी है? क्या कुछ विपक्ष का कहना है इसे लेकर? बिल्कुल, विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो जिस तरह के ये MOU हो रहे हैं वो सिर्फ बातों में MOU हो रहे हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्मेट में अभी तक सरकार कुछ पेश नहीं कर पा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार अब अपने कोष को भरने की पूरी तैयारी में है। जी हाँ, आपको बताएं कि रोजगार को लेकर ये पूरी पहल की जा रही है, वहीं विपक्ष का भी इसे लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलवर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष और विधायक
टीकाराम जूली ने करोड़ों की लागत से हुए विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कें न केवल रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करती हैं, बल्कि विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के राज में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास को तीव्र गति से पंख लगे, जिसकी बदौलत क्षेत्र में आम जन को सहूलियत मिल रही है। साथ ही कहा कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बड़े स्तर पर विधायक निधि कोष में सड़कों और विभिन्न विकास कार्यों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी जी हां यानी कि अक्षय कुमार जल्द ही जयपुर में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इसके लिए वे अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला की शूटिंग करेंगे, जिसे लिए वे चोमू पैलेस के लिए रवाना भी हो चुके हैं। आपको बता दें 16 साल पहले उन्होंने भूल भुलैया की शूटिंग भी यहीं की थी। सुबह शाम उठकर गौशाला जाते हैं अक्षय कुमार और वो गायों को चारा खिलाने का काम भी करते हैं। इस दौरान मुंबई से आए यानी कि फिल्म की शूटिंग के लिए कई कलाकार भी आए हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म का टीजर भी शेयर किया था, जिसमें फिल्म भूत बंगला का पहला पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह 14 साल बाद फिर से प्रियदर्शन के साथ काम करने जा रहे हैं और इस अपडेट को शेयर करने के बाद खिलाड़ी कुमार प्रियदर्शन के साथ काम करने और उस जगह पर दोबारा जाकर शूटिंग करने के लिए बेहद ही बेताब दिखे। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इस दौरान गौ सेवा की। उसके साथ होटल चोमू पैलेस में ठहरे हुए हैं अक्षय कुमार और साथ ही तमाम फिल्म के जो कास्ट होने वाले हैं होटल चोमू पैलेस में ही ठहरने वाले हैं और यहीं पर शूटिंग भी होने वाली है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। जयपुर मंडल के जयपुर के रीगस और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा चालू की गई है। इसमें यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही इसके बाद से चोरी का जो खतरा है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कुमार मीना वरिष्ठ मंडल ने बताया है कि जयपुर मंडल पर यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा अब चालू कर दी गई है, जिसमें यात्री अपने मोबाइल के साथ साथ तमाम सारी चीजें रख सकेंगे और आपको बता दें कि मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा पहले, उसके बाद ही इस लॉकर का उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि पूरी तरीके से आपके फोन नंबर से कनेक्टेड होगा और चाहे अगर इसे कोई खोलना भी तो ये नहीं खोला जा पाएगा। जिसके साथ साथ आपको बता दें इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसमें यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकता है। साथ ही रीगस रेलवे स्टेशन पर खाटू श्याम जी आने वाले यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यात्रियों की सुविधा में लगातार विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान डिजिटल लॉकर की शुरुआत की गई है। रुक कर लेंगे अगली खबर का। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब भर्ती परीक्षा में और ज्यादा सख्ती की जा रही है। जी हां, जिसके तहत कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। वहीं डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस फेस स्कैनिंग और आई राइजिंग स्कैन के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फरवरी में आयोजित होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में भर्ती परीक्षा में धांधली और नकल को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है और लगातार इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। पिछले दिनों जहां बोर्ड ने अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड में बदलाव किया था,
वहीं अब परीक्षा केंद्र में एंट्री के नियमों में बदलाव किया गया है। अगली खबर टोंक से है। टोंक जिले के समरावता के प्रकरण में हाईकोर्ट से 39 आरोपियों की जमानत होने के बाद उन्हें शनिवार रात को जिला कारागार से 10-10 के ग्रुप में रिहा किया गया। हालांकि इनमें से एक आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है, उसे भी कानूनी रूप से रिहा किया गया है। अब उसकी देखभाल उसके परिजन ही करेंगे। इन आरोपियों को रिहा करते समय कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए टोंक डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस जत्था भी जेल के बाहर करीब आधे किलोमीटर तक तैनात था। वहां परिजन और समर्थक को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक किसी भी प्रकार से जिस तरीके का वहाँ पे बर्बरता पूर्वक लोगों के साथ में मारपीट की, घरों से निकाल के लड़कों को मारा। और देखिए, जिनकी गाड़ी जली, जिनके मकान में नुकसान हुआ, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे लगा दिए, मुकदमे दर्ज करवा दिए। और यहाँ तक कि उनके घर में इतना नुकसान है, इतने इंजर्ड है, ये इतने लोग हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो आधे से ज़्यादा अनफिट लोग हैं। तो जिस तरीके की पुलिस ने बर्बरता की, जिस तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई अपनाई, वो बहुत ही निंदनीय थी। माननीय न्यायालय ने ये चीज़ देखी और माननीय न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत कराई। खबर जयपुर से है, जहां माइनिंग सेक्टर में वॉल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद कायम करेंगे। और प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि राज्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके पास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन एरियल सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत कराना होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों नई व्यवस्था के तहत ड्रोन एरियल सर्वे में प्राप्त खनन रिपोर्ट और संबंधित लीज धारक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अंतर आने की स्थिति में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक बारीय समाधान योजना भी लागू कर दी है। वहीं जोधपुर के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। ये पूरा दौरा उनका एक दिन का था। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईआरसीपी समझौता गुप्त रखा गया है, 2 राज्यों के बीच एग्रीमेंट किया गया है, इसके बारे में बताया नहीं जाएगा। सरकार हमारी तमाम स्कीमों को बंद कर रही है। साथ ही गहलोत ने कहा कि फिनटेक यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं किया जाएगा। गहलोत ने राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि सरकार 30 लाख करोड़ की बातें कर रही है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि मैक्सिमम 15% इन्वेस्टर्स ही आएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार ने हाल ही में नए जिले समाप्त कर दिए, जबकि कांग्रेस सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए इनका गठन किया था। वहीं बीजेपी में संगठन पर्व चल रहा है। इसमें संगठन के विस्तार, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होने वाले हैं। जहां मंडल अध्यक्ष की लिस्ट में 15 दिसंबर तक, वहां जिला अध्यक्ष की लिस्ट 30 दिसंबर तक जारी होनी थी। वहीं आज 6 जनवरी तक भी मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। सूत्रों से पता चला है कि विधायक की दखल अंदाजी की वजह से ये पूरा मामला जो है वो रुका हुआ है। आपको बता दें कि ये लिस्ट पहले ही जारी होनी थी, लेकिन अब तक जारी नहीं हो पाई है। संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर चल रहा है, जहां जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चयन अभी संगठन के लेवल पे होना है। वहीं बीजेपी कार्यालय में लगातार हलचल देखी जा सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं का जमघट कार्यालय पे लगा हुआ है। अभी लगातार
जो पार्टी के जिला अध्यक्षों के जो चुनाव होने और जो लिस्ट आनी है, वहीं मंडल अध्यक्षों की जो लिस्ट है उसमें भी काफ़ी देरी बताई जा रही है। जहां तक 15 दिसंबर तक जो मंडल अध्यक्ष के चुनाव होने थे वो 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के चुनाव होने थे, लेकिन कई इन्हीं कारणों से ये चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं और अभी तक पार्टी जो नाम है उनको लेकर देरी कर रही है। कहा ये भी जा रहा है कि काफ़ी विधायकों की जो दखलंदाजी है उसी कारण जो मंडल अध्यक्ष है उनका नाम फाइनल करने में पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें प्रदेश प्रभारी ने 3 जनवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न करने की बात कही थी, लेकिन आज 6 जनवरी हुई है, अभी तक मंडल अध्यक्ष की लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसी के बाद जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति होनी है और उसी के बाद जो प्रदेशाध्यक्ष है उसके भी फॉर्म भरे जाएंगे। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि मंडल जो अध्यक्ष की जो लिस्ट है वो कब तक जारी होती है। कभी कल कभी आज में ही ये जो मंडल अध्यक्षों की लिस्ट है उसको टहलाया जा रहा है। आगे हम यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से भी जानेंगे इस बारे में जो संगठनात्मक नियुक्ति है वो कब तक होना संभव है। हमारे साथ बीजेपी कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे जानेंगे जिस प्रकार मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जारी होनी है और जिला अध्यक्ष की नहीं, वो कब तक आने की संभावना है। सर, कब तक आने की संभावना है? देखिए, संगठन पर्व के तहत जो हमारे नई नियुक्तियां होने वाली हैं, आज जो है संगठन ने कहा है कि आज शाम तक मंडलों की घोषणा होगी और मंडलों की घोषणा के पश्चात जो है जिला अध्यक्षों की ओर जब हम जाएंगे, जिला अध्यक्षों के पश्चात 15 जनवरी तक लगभग जो है प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा होगी। संगठन का कार्य प्रगति की ओर है और अच्छे से सभी जिलों में संगठन के नए जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति और भारतीय जनता पार्टी पुनः राजस्थान में मजबूती के साथ में खड़ी होगी और पूरे भारतवर्ष में फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग एकत्र सरकार। क्यों इतनी देरी हो रही है? जो संगठन की नियुक्ति है, जहां तक 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के नाम आ जाने चाहिए थे, वहीं 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन संगठन की तरफ से काफ़ी देरी हुई। पहले 3 जनवरी और अभी लगातार मंडल अध्यक्ष की जो लिस्ट है उसमें लगातार देरी हो रही है, उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, देरी नहीं है, ये क्या होता है कभी कभी कार्यकर्ताओं की जो अच्छी पकड़ जो होती है वो पकड़ कहीं छूट जाए या किसी प्रकार से कहीं कोई अच्छा कार्यकर्ता रह ना जाए, इसलिए उन चीज़ों पर बारीकी से ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ये जो नियुक्ति होती है वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। अब ऐसे में जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो जो अच्छे कार्यकर्ता है, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, वो कहीं अनदेखे ना रह जाएं। तो उन कार्यकर्ताओं के लिए बार बार हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, वो उस चीज़ को छानते हैं कि कोई जमीन का मजबूत कार्यकर्ता छूट ना जाए। और अगर कार्यकर्ता मजबूत छूटेगा तो संगठन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उस कमी को दूर करने के लिए बारीकियों के साथ में उसको फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। उसके बाद में फिर जब सारे लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमने अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन किया है, उसके बाद में लिस्ट जारी हो जाएगी। जी, जैसा कि देखा आपने, यहाँ देख सकते हैं बीजेपी में जो कार्यकर्ताओं का जमघट वो लगा हुआ है। आज शाम तक मंडल अध्यक्षों की जो लिस्ट है उसको जारी करने की बात यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा ये लिस्ट कब तक जारी होती है, कितनी देरी अभी इनमें बाकी है। तो इसी के साथ राजस्थान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।